आप सभी साथियों का आज के हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त मेरे, आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले इस टॉपिक का नाम है मानव नेत्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन आई। ठीक है दोस्त मेरे, इस चैप्टर में सिर्फ मेरा आपसे एक ही प्रश्न है, सिर्फ इस चैप्टर से एक ही प्रश्न है कि मानव नेत्र और फोटो कैमरे में अंतर क्या है। मेरा आपसे दोस्त यही प्रश्न है कि मानव नेत्र और फोटो कैमरे में अंतर क्या है। तो मैं कहूँगा भैया कि दोनों एक ही चीज़ है। फ़ोटो कैमरा से हम फ़ोटो खींचते हैं और उसे कहाँ सेव करते हैं, गैलरी में। उसी तरह मानव नेत्र से हम फ़ोटो खींचते हैं और उसको कहाँ सेव करते हैं, अपने मस्तिष्क में यानी दिमाग में। तो दोनों में यही अंतर होता है, लेकिन दोनों का काम एक ही होता है। और दोस्त मेरे, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में यानी ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, तो कमेंट में एक थम्सअप कर देना, हाँ भैया हम सारे लोग अच्छे हैं और हम पढ़ने के लिए तैयार एकदम हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भैया, आप किसी की आंखों को देखते हैं तो वो काली होती हैं, सबकी लगभग काली होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखें भूरी होती हैं। शायद कोई ऐसा बंदा आपको दिख गया होगा जिसकी आंखें नीली भी होती हैं, लेकिन हमने आज तक कभी नीली किसी की आंखों को नहीं देखा है। तो दोस्त मेरे, एक चीज़ आप याद रखना, किसी की आंख को यदि आप सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसी दिखाई देंगी, ऐसी दिखाई देंगी। उसमें एक बीच में ऐसे भाग होता है जो ये किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है और किसी की नीली भी होती है, लेकिन नीली हमने नहीं देखी। यदि आपने देखी है तो मुझे ज़रूर बताना। और ये भाग किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है और किसी का भैया नीला होता है। और इसी भाग को हम लोग कहते हैं, ये जो आँख में हमें भाग दिखाई देता है, इस भाग को हम लोग कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस, या इसे कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ दोस्त मेरे कि आइरिस के कारण ही हमारे आंखों का रंग का पता चलता है, चाहे हमारी आंखें लाल हो, भूरी हो या नीली हो। लेकिन आइरिस के ठीक बीचों बीच में एक भैया पुतली होती है। ये क्या होती है? पुतली। कभी आप आंखों को देखना चाहते हैं तो सामने सामने किसी के बैठ जाइए और देखेंगे, कहेंगे हाँ भैया हम तो ये गोला सा देखते हैं, लेकिन गोला के बीच में भी एक गोला सा बना हुआ होता है और ये काले रंग का होता है। कैसा होता है? काले रंग का होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली, जिसे इंग्लिश में प्यूपिल के नाम से हम जानते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, पुतली से ही प्रकाश, जितनी भी प्रकाश होती है सब पुतली से ही जाती है। यदि प्रकाश ज़्यादा है तो पुतली छोटी हो जाती है, यदि प्रकाश कम है तो पुतली बड़ी हो जाती है। यानी यदि खूब दोपहर हुआ है और सूर्य को एकाएक देखिए तो भैया आप सूर्य को नहीं देख पाएंगे, अपनी आँख एकदम छोटी कर लेंगे। लेकिन यदि आप अंधकार में हैं और अंधेरे में कोई वस्तु देखना चाहते हैं तो अपनी आंखें एकदम खूब बड़ी बड़ी करके देखेंगे। तो पुतली की साइज बड़ी और छोटी होती है कब? जब प्रकाश को संवेदनशील बनाना होता है तब। ठीक है, तो आपको बोल देनी है, पुतली से ही जितना भी मनुष्य के आंखों में प्रकाश जाता है वो कहाँ से जाता है? पुतली से ही जाता है। तो आपको लिख देनी है भैया, पुतली से ही प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। और पुतली जो होती है ये सबका काला होता है। पुतली क्या होती है? सबका काला होता है। ठीक है, किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की आंखें नीली होती हैं। ये किसके कारण होता है? परितारिका के कारण होता है। लेकिन जो पुतली होती है ये सबकी काली होती है और इसी से जितना भी प्रकाश होता है हमारी आंखों में प्रवेश करता है। लेकिन दोस्त मेरे, यहाँ पे आंखों के बगल में एक सफ़ेद सफ़ेद सा जो दिखाई देता है, ध्यान दीजिए, एक पुतली हो गई, एक हमारा हो गया आइरिस हो गया, और आइरिस के बगल में एक सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई दे रहा है। इस भाग को हम लोग कहते हैं, ये जो भाग है इस भाग को हम लोग कहते हैं कार्निया। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। या इसको कहते हैं स्वच्छ मंडल। इसी को क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल। ठीक है, कार्निया को किस नाम से जानते हैं? स्वच्छ मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेत्रदान में इसी का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो नेत्रदान में इसी को दान किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, क्या है भैया? कार्निया है। कार्निया कहाँ पे होता है? ये हमारे नेत्र लेंस के ठीक सामने जो उभरा हुआ भाग होता है, जो सफ़ेद सा भाग हमको दिखाई देता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? कार्निया। यानी जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जब उसका नेत्र दान किया जाता है तो कार्निया का ही दान किया जाता है। और कार्निया सबका सफ़ेद होता है। कार्निया क्या होता है? सबका सफ़ेद होता है। कार्निया सबका सफ़ेद होता है। तो यह पहले इंपॉर्टेंट चीज़ में मैं आपको 3 चीज़ बताया हूँ जो सामने से हमें आंख दिखाई देती है, लेकिन एग्जाम में आपको ये चीज़ें नहीं बनानी है। ठीक है,
ये सामने से आपको बताया हूँ क्योंकि लोगों को दोस्त मेरे कन्फ्यूजन होता है कि कौन कार्निया है, कौन आइरिस है और कौन परितारिका है, इसमें हमें समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सामने से पहले बनाया। तो एक चीज़ याद रखना है दोस्त मेरे कि जो पुतली होती है सबकी काली होती है, पुतली सबकी काली होती है, कार्निया सबकी सफ़ेद होती है, लेकिन जो आइरिस होती है वो काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है। आइरिस को कहते हैं परितारिका, परितारिका के कारण हमारे आँखों का रंग बदलता है। और उसके बाद पुतली ये सबकी काली होती है, ये प्रकाश का संवेदी करती है, यानी जब तीव्र प्रकाश होती है तो हमारी पुतली छोटी हो जाती है और जब कहाँ कम प्रकाश होता है हमारी पुतली का साइज बढ़ जाता है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कार्निया किसे कहते हैं। कार्निया को हम स्वच्छ मंडल कहते हैं और नेत्रदान में इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा दोस्त सामने से हमारी आँख को। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है दोस्त मेरे, मानव नेत्र। तो इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और मानव नेत्र को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रकृति की मूल्यवान देन है, प्रकृति की क्या है, मूल्यवान देन है। ठीक है, यही बस आपको इतना ही लिखना है। मानव नेत्र प्रकृति की एक मूल्यवान देन है। क्या करें भैया, मानव नेत्र एक प्रकृति की मूल्यवान देन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख लेते हैं और ये फोटो कैमरे की तरह कार्य करती है। हम लोग मोबाइल निकालते हैं, फोटो खींचते हैं और हमारी गैलरी में फोटो सेव हो जाती है। उसी तरह ये मानव नेत्र है। मानव नेत्र भी हम किसी प्रतिबिंब को देखते हैं, हमारी आंखों से मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क में हमारी प्रतिबिंब क्या होती है, छवि सेट हो जाती है। तो मानव नेत्र प्रकृति की मूल्यवान देन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं और फोटो कैमरे की भांति ये कार्य करता है। लेकिन दोस्त मेरे, मानव नेत्र का जो आप चित्र बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, मानव नेत्र का जो चित्र बनाएंगे वो आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पे एक लेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे एक लेंस होता है और इस लेंस को हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस। इस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। इसका दोनों पृष्ठ उत्तल होता है, ये भी पृष्ठ उत्तल, ये भी पृष्ठ उत्तल। पहले ये चीजें बना लेते हैं, जो चीज यहाँ पे है उसको यहाँ पे बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं पुतली, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, पुतली यानी प्यूपिल। ठीक है, और ये वाला जो भाग हमको दिख रहा है, ये वाला भाग, इसको हम लोग कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं, परितारिका। ठीक है, या इसे कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं, आइरिस। ठीक है, अब इसके बाहर का जो ये भाग है, उभरा हुआ जो भाग है, जो सफेद सा भाग हमको दिखाई देता है, इसे हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। सॉरी, इसे हम कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं, कार्निया, CORNEA। भैया कॉर्निया किसे कहते हैं, नेत्र गोलक के सामने कुछ भाग उभरा हुआ होता है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। पुतली किसे कहते हैं, पुतली सबकी काली होती है और प्रकाश, जितना भी प्रकाश की किरणें होती हैं सब पुतली से होकर अंदर गुजरती हैं। तो बोलोगे भैया जो सबसे ऊपर है कार्निया, यहाँ भी तो प्रकाश गुजरेगी। कार्निया से भी प्रकाश गुजरती है लेकिन कार्निया से प्रकाश अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, पुतली को एक और नाम से हम जानते हैं, पुतली को हम नेत्र तारा भी कहते हैं और परितारिका कारण हमारे आंखों का रंग काला, नीला और भूरा दिखाई देता है। यानी आंख का रंग किस पे परिवर्तित होता है, परितारिका के कारण। यहाँ तक हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखनी है दोस्त मेरे, ये जो बाहर का भाग है, ये जो बाहर का भाग है, इस भाग को हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। और दृढ़ पटल कैसे होती है भैया, अपारदर्शी होती है। कैसी होती है भैया, अपारदर्शी होती है। अपारदर्शी होती है। इसका रंग कैसा होता है भैया, सफ़ेद रंग होता है। इसका रंग कैसा होता है भैया, सफ़ेद रंग होता है। अच्छा भैया एक चीज़ याद रखनी है, जो मानव नेत्र होता है, ठीक है, मानव नेत्र होता है, ये एक खोखला गोला जैसे हम मान सकते हैं, खोखला गोला मान सकते हैं। और मानव नेत्र का जो व्यास होता है ना, व्यास, वो 25 मिमी होता है। सेंटीमीटर मत कंफ्यूज कर देना दोस्त मेरे, ये 25 मिमी होता है। यानी ये जो मानव नेत्र का व्यास है ना, ये कितना होता है भैया, 25 मिमी होता है। और बाहर वाली परत को हम दृढ़ पटल कहते हैं। और दृढ़ पटल कैसा होता है, दृढ़ पटल एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जो हमारे नेत्र के बाहरी भागों को सुरक्षा करती है। एग्जाम्पल में दोस्त मेरे, यदि हम आँखों में कुछ पड़ जाता है तो बोलेंगे हाँ भैया, आँखों में जैसे ही पड़ता है एक श्वेत परत आ जाती है, एक श्वेत परत आ जाती है। बोलेंगे कैसे भैया, श्वेत परत हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कभी आपकी आँख में कोई कीड़ा मकोड़ा कभी पड़ जाता है तो दोस्त मेरे आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कहाँ से वो परत होती है, सफ़ेद सी परत, उसी परत को हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। और याद रखना, दृढ़ पटल के जो अंदर का भाग है, याद रहे, दृढ़ पटल के ठीक अंदर के भाग को, ये वाले भाग को हम लोग कहते हैं रक्तक पटल। कौन सा पटल कहते हैं भैया, रक्तक पटल। और रक्तक पटल क्या, ध्यान से सुनिएगा, रक्तक पटल एक काले रंग की झिल्ली होती है जो प्रकाश के अवशोषित करती है। रक्तक पटल दृढ़ पटल के नीचे के काले रंग का भाग होता है जो प्रकाश को अवशोषित करती है।
रक्तक पटल का कार्य क्या है दोस्तों, पहले ध्यान से समझिएगा। जैसे हम एकाएक कभी प्रकाश को देखते हैं तो हमारी आंखें एकदम लगती है कि चकमका जाती है। जैसे ध्यान से देखिए, आप किसी चीज़ के सामने एकाएक बैठे हुए हैं, मान लीजिए दोपहर के समय हम सूर्य को देखें, ऐसे देखें, फिर एकदम आंख बंद कर दिए तो फिर भी हमारे अंदर प्रकाश दिखाई देता है। तो वो धीरे धीरे प्रकाश क्या होता है, कम होता है। कैसे? रक्तक पटल हमारे प्रकाश को धीरे धीरे अवशोषित करती है। तो ध्यान देना दोस्त मेरे, ये दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जो बाहरी परत होती है इसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल अपारदर्शी होती है और ये सफ़ेद रंग की होती है। रक्तक पटल एक काले रंग की झिल्ली होती है। रक्तक पटल एक काले रंग की झिल्ली होती है जो प्रकाश को अवशोषित करती है। और दृढ़ पटल क्या करती है, जो नेत्र के बाहरी भाग से हमारी सुरक्षा करती है। पुतली क्या करती है, पुतली सारे प्रकाश को अंदर अपने अंदर प्रवेश कराती है। कार्निया क्या करती है, कार्निया हमारे नेत्र के सबसे बाहर ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं, और हमारे नेत्र का सुरक्षा कार्निया करती है। और परितारिका किसे कहते हैं, हमारे आंखों का जो रंग डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, परितारिका के ही कारण डिपेंड करता है। यहाँ तक तो हो गया एकदम क्लियर, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया ध्यान से देखना, ये हमारा नेत्र लेंस है और ये किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है। और ये हमारा नेत्र लेंस किस चीज़ का होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है। क्वेश्चन यदि बना कि नेत्र लेंस हमारा किस चीज़ का होता है तो सारे लोग बोल देंगे क्या चीज़ बना होता है, उत्तल लेंस का बना होता है। हाँ भैया ठीक है। अच्छा, नेत्र लेंस के सामने कुछ द्रव भरा होता है, ठीक है, ये द्रव भरा होता है। इस द्रव को हम लोग कहते हैं काचाभ द्रव। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इस द्रव भरा होता है इसको हम कहते हैं काचाभ द्रव। काचाभ द्रव। किसी की आंखों को निकाल के और ऐसे निकाल के उसको फोड़ दीजिए तो उसमें कोई ना कोई द्रव निकलेगा, ठीक है। ये काचाभ द्रव है और इधर वाले भाग को हम लोग कहते हैं जलीय द्रव, ठीक है। इधर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव। क्या कहते हैं भैया, जलीय द्रव, ठीक है। इधर उधर हो गया नाम में, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ध्यान से समझना है, ठीक है। नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में जो द्रव होता है उसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में जो द्रव होता है उसे हम क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। और ये हल्का नमकीन के जैसे होता है। कभी मछली जो मर जाती हैं या कोई मुर्गा यदि मर गया, उसकी आंखों को देखेंगे, कभी निकाल के फोड़ेंगे तो ध्यान से देखना दोस्त मेरे, उसमें द्रव निकलता है और वो द्रव कैसा होता है, एकदम नमकीन के जैसे होता है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, इसको कभी ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो द्रव भरा होता है उसे हम कहते हैं जलीय द्रव। इसके बीच में जो भरा होता है इसे हम कहते हैं काचाभ द्रव, ठीक है। और काचाभ द्रव और जलीय द्रव, जलीय द्रव का अपवर्तनांक पूछता है, इसका अपवर्तनांक होता है 1.33 और नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक होता है इसका होता है 1.44। ध्यान से याद रखना है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.44 और जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ठीक है। अब यहाँ तक दोस्त मेरे एक एक चीज़ को बड़ा ध्यान से समझ लिए होंगे। अब इसके बाद हमें 4 चीज़ें और पढ़नी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये जो पीछे का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो पीछे का आपको भाग दिखाई दे रहा है जहाँ हमारा प्रतिबिंब बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं इसको, दृष्टि पटल, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल को रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। तो अक्सर करके हमें रेटिना शब्दों को ही सुनने को मिलता है, लेकिन ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ये क्या है, एक लेंस लगा हुआ, और लेंस से भाई प्रकाश की किरणें आएंगी तो कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। कोई भी प्रकाश की किरण कहाँ बनती है, रेटिना बनती है। ऊपर वाले चीज़ को हम लोग कहते हैं येलो स्पॉट। इसको क्या कहते हैं, येलो स्पॉट। और ये जो नाड़ियाँ निकल के गई हैं यहाँ पे ऐसे करके, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट यानी पीत बिंदु, इसे हिंदी में कहते हैं पीत बिंदु। और ब्लाइंड स्पॉट का मतलब कहते हैं इसको अंध बिंदु। क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है। दोस्तों मेरे ध्यान से समझना, नेत्र के जो सबसे पीछे वाला भाग होता है, नेत्र के सबसे पीछे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। नेत्र के सबसे पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और रेटिना पर भी हमारी प्रतिबिंब बनती है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है और स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य है तो उसकी प्रतिबिंब जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेटिना बनेगी। लेकिन दोस्त मेरे एक चीज़ याद रखना, इसमें एक चीज़ होती है, एक पीत बिंदु होती है और एक होती है अंध बिंदु। एक पीत बिंदु, एक अंध बिंदु, एक पीत बिंदु, एक अंध बिंदु। पीत बिंदु पर यदि प्रतिबिंब पड़ता है तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। पीत बिंदु पर यदि प्रतिबिंब पड़ता है तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अंध बिंदु पर प्रतिबिंब पड़ता है तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दो ही चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात मेरे ध्यान से सुनना दोस्त मेरे, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा।
तो उल्टा बनेगा तो सीधा हमें कहाँ दिखाई देगा, तो सीधे आपको बन ली भैया कि यदि प्रकाश की किरण रेटिना पे बनती है तो वो रेटिना पर उल्टी बनती है, वास्तविक बनती है। यही रेटिना से अंध बिंदु से एक नब्ज नाड़ियों के द्वारा एक नसें निकलती हैं जो हमारे मस्तिष्क की ओर सीधे जाती है और मध्य मस्तिष्क में हमारा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्त मेरे मानव नेत्र के बारे में। और मैंने दोस्तों मानव नेत्र की सभी चीज़ों को एक बार बताया है और मैं 2 मिनट के लिए दोस्त मेरे आपसे समय मांगता हूँ इसको रिवीजन के लिए। सबसे पहले आपको बतानी है कि मनुष्य का जो रंग होता है, आंखों का रंग जिसका काला होता है, भूरा होता है, नीला होता है, किसके कारण होता है, परितारिका के कारण। परितारिका के कारण ही हमारी आंखों का रंग निर्भर करता है। और इसके परितारिका के बीच में पुतली बनी होती है जिसमें प्रकाश की सारी किरणें अवशोषित होती हैं या इसी से प्रकाश की किरणें जाती हैं। पुतली को हम नेत्र तारा के नाम से जानते हैं और प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है और ये सबका काला होता है। और पुतली के बगल में एक सफ़ेद सा जो बना होता है, हमारे आंखों में जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया सबका सफ़ेद होता है जिसे हम स्वच्छ मंडल कहते हैं और नेत्रदान में इसी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखना दोस्त मेरे, कॉर्निया किसे कहते हैं, कॉर्निया जो हमारा नेत्र का गोला होता है इसके सामने कुछ भाग उभरा हुआ होता है इसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में कुछ द्रव होते हैं, इस द्रव को हम लोग कहते हैं काचाप द्रव, ये नमकीन जैसे लगता है। और उसके बाद नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा हुआ होता है, यहाँ पे जो द्रव भरा हुआ होता है इसे हम कहते हैं जली द्रव। और जली द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, लगभग 1.33 होता है। इसके बाद हमको ध्यान से देखनी दोस्त, एक नेत्र लेंस होता है, यह द्विउत्तल लेंस होता है जो प्लेटिन का बना हुआ होता है और इसका अपवर्तनांक होता है 1.44। ठीक है, एक चीज़ मैं दोस्त यहाँ पे भूल गया हूँ, ठीक है, इसको मैं कहाँ बताऊँ, यहाँ पे बता दूंगा, बस आप समझ लेना दोस्त मेरे। ये जो खड़ी पाई आपको दिख रही है यहाँ पे और एक यहाँ पे खड़ी पाई दिख रही है ना, ये दोनों लेंस को टिकाए हुए हैं, ये दोनों लेंस को क्या हुए, टिकाए हुए हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं पचमाभी मांसपेशियाँ। पचमाभी मांसपेशियाँ क्या कहते हैं, पचमाभी मांसपेशियाँ, या इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, MASCLES, सिलियरी मसल्स कहते हैं। ये पचमाभी मांसपेशियाँ का क्या काम करती हैं कि ये नेत्र लेंस को संयोजित करती हैं, वस्तु की फोकस को क्या करती हैं, संयोजित करती है। जैसे ध्यान से समझिएगा दोस्त मेरे, ये जैसे हमारे पास एक पुस्तक है, ठीक है, दूर पर रखेंगे तो इसका फोकस हमारा पास में बनाएगा, जैसे जैसे हम पास में ले आएंगे वैसे वैसे हमारा फोकस क्या होगा, आंखों का बढ़ता जाएगा। तो नेत्र लेंस इसको एकदम पास में ले दिए तो हमारा फोकस बनेगा ही नहीं। तो ये क्या करता है, आंख के नेत्र लेंस को एडजस्ट करता है कि कितना दूर पे वस्तु है कि उसका प्रतिबिंब बने, कि अच्छे से रेटिना पे यहाँ पे क्या कर जाए, बन जाए। तो पचमाभी मांसपेशियों का काम होता है नेत्र लेंस को संयोजित करना, पचमाभी मांसपेशियों का काम होता है नेत्र लेंस को संयोजित करना। ठीक है, याद रहेगा, पचमाभी मांसपेशियों का काम होता है नेत्र लेंस को संयोजित करना। 3-4 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। नेत्र लेंस के सबसे पिछले वाले भाग को हम लोग कहते हैं रेटिना, और रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बनता है, जिसके कारण यदि रेटिना के ऊपर पीत बिंदु पर वस्तु बना तो प्रकाश हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और यदि रेटिना के नीचे बना तो यहाँ से एक नब्ज जाड़ियाँ निकलती हैं, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में वो प्रतिबिंब सीधी दिखाई देती है। ठीक है, तो दोस्त मेरे यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आप इसको अपने बुक से अच्छा सा एक चित्र बनाइएगा और वहाँ से उसको नोट करिएगा जो जो मान दिया गया है, और वहाँ से आप एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे नोट कर लो, इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने मानव नेत्र के बारे में अब हमने पूरी तरीके से समझ लिया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, क्योंकि दोस्त मेरे इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और पिछली जो क्लास हमने लिया था जिसमें हमने बताया था कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं, और उसमें हमने बताया था निकट दृष्टि दोष दूर में लिखा गया और दूर दृष्टि दोष निकट में लिखा गया था। तो दोस्त मेरे यहाँ पे कन्फ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। एक ट्रिक से आपको बताऊंगा जिससे आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, यदि निकट है तो उसको दूर का दिखाई देगा, दूर का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। और यदि दूर दृष्टि दोष है तो उसको निकट का नहीं दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि यदि निकट दृष्टि दोष है तो दूर का नहीं दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट का नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन हमको कहाँ का नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक इसका क्या हो रहा है, उल्टा।
ठीक, इसका क्या हो रहा है, उल्टा। एक चीज याद रख लेना, दूरदृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं हाइपरमाइट्रोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, ठीक है। और इसको कहते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया, मायोपिया। तो मनुष्य के आंखों में 3 ही दोष हो सकते हैं, ठीक है। दोष कैसे होते हैं अभी तो मैं आपको बताया ही नहीं हूँ। दोष ये होते हैं दोस्त कि या तो हमें पास की वस्तु नहीं दिखाई दे, या तो हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे, या हमें दोनों नहीं दिखाई दे। तो वहाँ पे क्या होता है, दोष होता है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और एक जरा दृष्टि दोष होता है जो बूढ़ों में पाया जाता है। वृद्ध लोगों में पाया जाता है जरा दृष्टि दोष, जिसमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। तो अभी हमें पढ़ना भी है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, या इसे मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हो। निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, ऐसा दोष जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हो लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हो, ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। या हम इसको समझ सकते हैं कि निकट है तो दूर का नहीं दिखाई देगा, दूर है तो निकट का नहीं दिखाई देगा। क्लियर, निकट है तो दूर का नहीं दिखाई देगा, दूर है तो निकट का नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके कारण हम समझते हैं कि क्या कारण होता है कि यह नहीं दिखाई देता है। इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखने के लिए सबसे छोटा सा चीज़ है कि निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल, दूर दृष्टि दोष में उत्तल, निकट दृष्टि दोष में अवतल, दूर दृष्टि दोष में उत्तल, निकट दृष्टि दोष में अवतल, दूर दृष्टि दोष में उत्तल। एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, पहले ध्यान से समझना दोस्त मेरे। ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है। सेम एक उत्तल लेंस लिए लेकिन ये एकदम पतला है, ठीक है। और ये एकदम लेंस क्या है हमारा, एकदम मोटा है। आपको बतानी है कि प्रकाश किसमें ज़्यादा दूरी तक जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम वस्तु को रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे यदि वस्तु रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस से थोड़ा आगे जाके बनेगा, क्योंकि इसका लेंस क्या है, पतला। और पतले चीज़ में यदि पतले चीज़ में यदि प्रकाश को हम यदि मान लो यहाँ पे हमें टॉर्च को ही जलाते हैं तो दोस्त मेरे इसका प्रकाश ज़्यादा दूरी तक जाएगा। लेकिन एकदम मोटा लेंस ले लिया और हम प्रकाश को यहाँ पे ऐसे जला रहे हैं तो ये प्रकाश की किरणें यदि यहाँ पे जाएंगी तो ये यहीं पर ही अपवर्तित हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब है कि लेंस यदि मोटा होगा तो प्रतिबिंब आगे बनेगा, लेंस यदि पतला होगा तो प्रतिबिंब दूर बनेगा, और लेंस यदि सामान्य होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और यही घटना हमारी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में होती है, ठीक है। ध्यान देना कैसे, ये यदि मनुष्य सामान्य है, मनुष्य की यदि सामान्य आंखें हैं जैसे हमारी और आपकी है तो इसकी फोकस कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी। और यदि लेंस एकदम पतला हो गया है तो इसकी फोकस कहाँ बनेगी, रेटिना के बाद बनेगी। और ये कौन सा दोष हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। और यदि लेंस एकदम मोटा हो गया है तो उसका फोकस से पहले बनेगा और ये क्या कहलाएगी, निकट दृष्टि दोष। तो यही चीज़ों को हमें समझना है दोस्त मेरे। इसको हम इरेज करके निकट दृष्टि दोष के कारण, निवारण सब कुछ एक ही डायग्राम में बताते थे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ध्यान से देखिए, निकट दृष्टि दोष के कारण में देखिए, हम एक यहाँ पे एक आई ले लेते हैं। आई का मतलब हो गया आँख, ठीक है। और ये ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारा लेंस है, नेत्र लेंस, ठीक है। ध्यान से देखना, यदि हमारी प्रकाश की किरण समांतर आ रही है तो ये लेंस क्या हो गया है, मोटा हो गया है। और मोटा हो जाने के कारण इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना से पहले बन जाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या है, यदि वस्तु का प्रतिबिंब कहीं पे स्थित है और इसका प्रतिबिंब यदि बनेगा लेंस के मोटा हो जाने के कारण, इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी दोस्त मेरे, पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश की किरणें कहाँ से आएंगी, दूर से आएंगी। और हमारा लेंस जो नेत्र लेंस है वो क्या हो गया है, मोटा हो गया है। और मोटा हो जाने के कारण इसका प्रतिबिंब फोकस से पहले बनेगा, फोकस से पहले बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस है और फोकस से क्या बनेगा, पहले बनेगा। तो ये हमारा क्या है, रेटिना। और रेटिना पे जहाँ प्रतिबिंब बनता था अब रेटिना से कहाँ बनेगा, पहले बनेगा। क्योंकि जो स्वच्छ मनुष्य होता है, जैसे जो मनुष्य जिसकी आंखों में कोई दोष नहीं होता है, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ध्यान से देखना।
उसका प्रतिबिंब ऐसे जाएगा और कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा। लेकिन ये स्वच्छ मनुष्य नहीं है, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। मान लीजिए ये क्या हो गया, ह्यूमन आई, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारा नेत्र लेंस है, और ये प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें कौन सा दोष है भैया, सारे लोग बोलो कौन सा दोष है भैया, दूर दृष्टि दोष है। तो दूर का तो स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन पास का स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। यार वस्तु मान लो यहाँ पे है, तो इस वस्तु के सिरे से किरणें निकलेंगी, हाँ भैया किरणें निकलेंगी, और ये कहाँ जाएगी, इसका प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के बाद, रेटिना के बाद। यहाँ पे क्या है हमारा रेटिना, और ये क्या है हमारा फोकस, लेंस का फोकस, और ये इसका फोकस कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले। दो ही चीजें, कंसेप्ट ध्यान से समझना दोस्त मेरे, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो जब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी तो प्रकाश की किरणें कहाँ से आएंगी, दूर से। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमारे आंख का जो लेंस होता है उसकी मोटाई बढ़ जाती है। जब मोटाई बढ़ जाएगी तो फोकस कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले। याद रखने के लिए एक ट्रिक है, बोलूं ध्यान से समझना। कोई भी व्यक्ति यदि दूर से आएगा, कोई भी व्यक्ति यदि दूर से आएगा तो मान लो रेटिना एक बॉर्डर है, रेटिना एक क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर से पहले दम तोड़ देगा। कोई व्यक्ति यदि दूर से आएगा तो बॉर्डर से पहले दम तोड़ देगा। कोई व्यक्ति यदि नजदीक से आएगा तो बॉर्डर के बाद चला जाएगा। यानी कहने का मतलब कोई व्यक्ति दूर से आएगा तो उसको और दौड़ा देंगे तो मर जाएगा, और कोई व्यक्ति पास ही से गया है, पास ही से एकदम आया है तो उसके अंदर जान होगी, वो हमको ढकेल के भी आगे बढ़ जाएगा। तो जो पास से किरण निकलती है उसका प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, और जो दूर से आते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। और यही कारण होता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का। तो कारण नंबर 1 इसका ये हुआ कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। क्या हुआ, सारे लोग बोलेंगे, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, व्यास बढ़ जाना। दूसरा कारण इसका होता है कि नेत्र लेंस का व्यास बढ़ जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, मोटा हो जाना। दो कारण होती हैं, या तो व्यास बढ़ जाएगा, जो गोला है, हम लोग का आँख गोला है, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और या तो लेंस की मोटाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इसमें क्या होगा कि लेंस का पतला हो जाना, पहला क्या होगा, लेंस का पतला हो जाना, पतला हो जाना, ठीक है। और दूसरा कारण हो सकता है कि गोले का व्यास कम हो जाना, गोले का व्यास कम हो जाना। दो घटनाएं होती हैं दोस्त मेरे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि लेंस की जो मोटाई होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण इसका प्रकाश का प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना के पहले बनता है। और यहाँ पे दोस्त मेरे क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के बाद में बनता है। ठीक है, अब इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक अवतल, यहाँ पे यदि हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान से देखो दोस्त मेरे, यहाँ से किरणें निकल रही हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे काट रही हैं। यदि यही किरणों को यहाँ से निकाला जाए तो जरूर है कि यहाँ पे रेटिना पे बन जाएंगी। दोस्त मेरे ध्यान से समझना, जो प्रकाश की किरणें यहाँ से जाकर अपवर्तित होकर फोकस यहाँ पे बना रही थी प्रतिबिंब को अपने, यदि प्रकाश की किरणें यहाँ से निकले तो ये रेटिना तक पहुँच जाएंगी। इसलिए हम कहाँ हैं, इसका किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश को फैला देती है। अवतल लेंस क्या करती है, प्रकाश को फैला देती है, और जिसके कारण इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्त मेरे, यदि ये प्रकाश की किरणें जो किनारे से निकल कर यहाँ पे पहुंची हैं, इसको यदि यहाँ से भेजा जाए तो ये रेटिना पर बन जाएंगी। इसलिए हम दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो प्रकाश की किरणें यहाँ पे जाती हैं और यहाँ से अपवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रकाश जाने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी प्रकाश मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे, समांतर। ध्यान से देखना, उत्तल लेंस में हमने पढ़ा था कि यदि प्रकाश की किरण किसी बिंदु से निकलती है तो वो जाने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इसी कारण यहाँ से जाएंगे, ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे भैया, समांतर हो जाएंगे। और समांतर होने के बाद ये जो प्रकाश की किरणें कहाँ बनेंगी, डायरेक्ट रेटिना पर बनेगी। तो एक ही चीज़ याद रखना दोस्त मेरे, निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है एक जरा दृष्टि दोष है। ठीक है, एक जरा दृष्टि दोष है। अच्छा, जरा का मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति, जरा का मतलब क्या होता है, बूढ़ा।
और इसमें बायोफिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, ये चश्मा हो गया और चश्मा में नीचे उत्तल और ऊपर अवतल होता है जरा दृष्टि दोष में। ठीक है, जरा दृष्टि दोष का मतलब होगा, कभी हम बूढ़े दादा और दादियों लोग का जो चश्मा होता है उसमें देखेंगे नीचे भी एक लेंस ऊपर भी एक लेंस लगा होता है। तो कभी देखेंगे कि जब उनको पास की वस्तुओं को देखना होता है तो ऐसे करके देखेंगे, ऐसे, और दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो ऐसे करके देखते हैं। तो दोनों में अलग अलग टाइप होते हैं, क्योंकि दो लेंस का प्रयोग किया जाता है इसलिए उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जिसमें दोनों लेंस पाए जाते हैं जैसे उत्तल और अवतल, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और यह अक्सर करके वृद्धों लोगों में ही ऐसी दोषों को पाया जाता है। यदि बचपन में ऐसा हुआ है आपके संग तो ये अभी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा चीज़ हमारी वृद्धावस्था में होती है। और इसके बाद एक हमको नाम सुनने को मिलता है भैया, क्या नाम उसका भैया, सारे लोग बोलना। एक नाम होता है भैया मोतियाबिंद। क्या नाम होता है? मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद में क्या होता है दोस्त मेरे, कि यदि ये कोई ह्यूमन आई है, ठीक है, ऐसे है, और इसके आगे कुछ एक झिल्ली लग जाती है। ठीक है, ये सब छोटे 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 अपारदर्शी झिल्ली लग जाती हैं जो हमारे आँख के प्रकाश को आने ही नहीं देती हैं। जब इसके अंदर प्रकाश जाएगा नहीं तो हमको प्रकाश का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? तो इसको क्या करते हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं आँख का ऑपरेशन कराते हैं। यही मोतियाबिंद सबको हो जाती है, तो आँख का क्या होता है, ऑपरेशन होता है, और वो धीरे 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 आँख को क्या करते हैं, सब आगे के जो भी चीज़ें हैं ये सबको धीरे धीरे क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, जिसके कारण हमें प्रकाश फिर से स्पष्ट दिखाई देने लगता है मोतियाबिंद में। इसके बाद एक और चीज़ें होती हैं, वर्णांधता। वर्णांधता, वर्णांधता का मतलब होता है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में और ऊर्ध्वाधर क्षैतिज में दिखाई देने लगता है। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज में दिखाई देने लगता है, वर्णांधा में होता है। जैसे मतलब ये चीज़ें सीधा हैं ऐसे दिखाई देने लगती है, ये चीज़ ऐसे हैं तो ऐसे दिखाई देने लगती है। लेकिन ऐसा कभी आज तक किसी के संग हुआ नहीं है। बस ये नाम हमको सुनने को मिल गया है दोस्त मेरे, की वर्णांधा क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में, यानी जो चीज़ें ऐसी हैं वो हमें ऐसी दिखाई देंगी, जो चीज़ें ऐसी हैं वो हमें ऐसी दिखाई देंगी। ठीक है, तो ऐसा कभी भी देखने को मिलता नहीं है। ठीक, तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है कि मानव कितनी दूरी तक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, कमेंट में बता देना। बाकी सेवा समाप्त।